हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। दो कॉमन डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं कि मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करना है ताकि हमारे मार्क्स बढ़ पाए मॉक टेस्ट में। और दूसरा डाउट रहता है कि सब लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करो ताकि आपके मार्क्स बढ़े। तो एनालाइज करने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन एनालाइज करते कैसे हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है उसमें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर देते होंगे। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और हमें आगे इंप्रूव कैसे करना है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में अच्छे से। अगर आप बिगिनर हैं और मॉक टेस्ट देना आपने स्टार्ट करा है और आपका स्कोर अटक चुका है 100 या 110 के बीच में हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा स्कोर 110 और 120 के ब्रैकेट में स्टार्टिंग में अटक गया था, उसके आगे बढ़ने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, क्या हमें करना चाहिए ताकि हमारा जो स्कोर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो स्कोर आता है उससे प्लस माइनस 10% का वेरिएशन ही रहता है एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम में भी आपका उसी हिसाब से स्कोर आने वाला है। तो इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर आप सीजीएल, सीएचएल, सीपीयू, एमटीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये यूजफुल तरीका है। मैं करता हूं पहले तो इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं हम। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के लिए जो यूजुअल टाइम होगा आपका वो 10 मिनट तक होगा। 8 से 10 मिनट में आपका इंग्लिश सेक्शन सॉल्व हो जाना चाहिए। 10 मिनट मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जाना है जीके के सेक्शन पे। जीके के सेक्शन में आपको 5 से 6 मिनट देना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद 15 मिनट आपका यहाँ पे हो चुका है खत्म। उसके बाद आप जाएंगे रीजनिंग के सेक्शन पे। रीजनिंग के सेक्शन में आपका 15 से लेकर 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए। 20 मिनट तब जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, वरना 15 मिनट मुझे लगता है एक एवरेज टाइम है जो आपको लगना चाहिए। ठीक है, आप जब सिर्फ सेक्शन मॉक टेस्ट भी देते होंगे रीजनिंग का या मैथ का, तब भी आपको रीजनिंग में 15 मिनट लगते होंगे। आपने यूजुअली चेक भी किया होगा ये। तो 15 से 20 मिनट के बीच आपको रीजनिंग में टाइम लगना चाहिए। तो 15 मिनट हमारा कहाँ हुआ, 15 मिनट हमने इंग्लिश और जीके में दिया और 15 से 20 मिनट में रीजनिंग में दिया। तो टोटल हमारा 35 मिनट्स हो गया है। 35 मिनट्स के बाद हमारे पास बचे हैं 25 मिनट्स। 25 से 30 मिनट के बीच का जो ब्रैकेट है वो हमारे लिए मैथ्स के लिए रहेगा, क्योंकि मैथ्स में देखिए कई बार होता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं जिसमें 1 से 1.5 मिनट हमें लग जाता है। तो 25 से 26 मिनट आपको मैथ्स में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यूजुअल टाइम होता है जो हमें बांटना है। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में 10 की जगह 12 मिनट लग गए, लेकिन रीजनिंग में वहीं 15 की जगह आपके 14 या 13 मिनट लगे। तो ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया यूजुअल टाइम ये एक एवरेज स्टैंडर्ड है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहेगा। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे ना तो 100% टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यही करना है। सबसे पहले कहां पे जाना है, सबसे पहले स्टार्ट होते साथ आपको इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जीके का, जीके के बाद रीजनिंग और एंड में आपको आराम से बैठ के मैथ का सेक्शन करना है। और फर्स्ट गो में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिनका आपको 100% विश्वास है कि मुझे आता है। ठीक है, ये नहीं करना कि आप ले जाएं ईगो पे कि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है परसेंटेज, और परसेंटेज का क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है, मान लो सिली मिस्टेक हो रही है, लेकिन आप लगे पड़े हैं। 2 बार हो गया आप नहीं कर रहे, तीसरी बार भी कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तब भी आप लगे हुए। तो ऐसा नहीं करना, टाइम के बदले मार्क्स तो नहीं खरीदना है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग 2 मिनट दे देते हैं, लेकिन आगे ऐसे 2 क्वेश्चन पड़े होते हैं कि 2 मिनट में 3 हो जाए वो। ठीक है, हम ये नहीं करते, लेकिन हम एक क्वेश्चन पे लगे रहेंगे 3 मिनट तक और आगे के आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो टाइम के बदले मार्क्स तब खरीदने होते हैं जब आपने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया है, सिर्फ वही क्वेश्चन बचा हुआ है, तब आप टाइम के बदले मार्क्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को कभी बर्बाद ना करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में आए उस क्वेश्चन पे फिर देखें। एक बार आपने अटेम्प्ट करा क्वेश्चन, सही आंसर नहीं आया तो तुरंत स्किप करें। क्या होता है, कभी कभी माइंडसेट ऐसा होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करी थी, 8 5 में 35 लिख के आया हूं। ठीक है, एक जगह। तो क्या होता है, उस टाइम पे माइंडसेट वैसा चल रहा है ना, तब गलती हो रही है। अगर मैं दोबारा वहां पे आऊंगा तो वो सिली मिस्टेक हो सकता है तब ना हो। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है और एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना है। और जो मैंने आपको पैटर्न बताया, पहले इंग्लिश, देन जीके, देन रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। ये बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। लास्ट हम बात करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। देखिए, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे एनालाइज करना। अगर आप 110 120 स्कोर पे अटके हुए हैं और आप अब भी यही करते हैं कि मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा, अच्छा मेरा 120 आया, ठीक है, मॉक टेस्ट किया, बंद करिए और चल दिए अपना आगे पढ़ाई करने, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और उसके बाद भी ऐसा करते हैं तो सच में भाई बहुत बुरी बात है ये। इस चीज को आज ही छोड़ना है। एनालाइज कैसे करना है उसे मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। उसमें 3-4 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको सभी क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 100 तक, उन सबको एक बार देखना है आपको। ये नहीं सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं करने हैं। क्या करना है वो सब मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। सेकंड होता है आपका रैंक देखनी है आपको, आपकी रैंक कितनी रही। तीसरा देखना है आपका स्कोर और परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब ये नहीं होता कि 100 में से 80 नंबर आए तो 80% है मेरे, वो नहीं होता। उसका मतलब डिफरेंट होता है। एक फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है कि जितने लोगों ने पेपर दिया तो आप उसमें कहाँ स्टैंड करते हैं, टॉप 90% में, टॉप 95% में, वो आपका परसेंटाइल बताता है। तो ये तीनों चीजें आपको देखनी है, तब जाके आपका प्रॉपर एनालाइज मॉक टेस्ट का होता है। और आप मॉक टेस्ट आपकी हेल्प करता है कि आप अपने स्कोर को डेफिनेटली बढ़ा पाए। अगर आप एक अच्छा एनालाइज कर पाते हैं
आपने 4-5 मॉक टेस्ट दिए लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करा तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, 10-12 नंबर का प्लस भी आपके मॉक टेस्ट में हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट देने के बाद आपको चेक करनी है आपकी रैंक क्या है। ठीक है, रैंक आपकी मान लीजिए उस पेपर को दिया 50,000 लोगों ने, तो टॉप 10% में आपकी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000, तो 5,000 के अंदर अंदर आपकी रैंक है, तो एक अच्छी रैंक है। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, कई ऐसे लोग भी देते हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो वो लोग भी वहां पे है। तो आप कोशिश करें, अगर आप बिगिनर हैं तो टॉप 10% में तो आए, उसके आगे आ रहे हैं टॉप 10% से टॉप 5% में भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। टॉप 10% में आने की कोशिश तो पूरी तरह आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है आपका स्कोर। स्कोर देखिए, लोग डिमोटिवेट होते हैं स्कोर देख के, कभी उन्हें लगता है कभी 120 आ रहा है और आपकी तैयारी अच्छी, कभी कभी आपके 140 भी नंबर आते होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम की शिफ्ट कैसी थी। ठीक है, वो आसान थी तो सबके 140 नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, आपसे जो अच्छे लोग हैं उनके 150-60, टॉपर्स के 150-60 आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर इजी शिफ्ट थी, मान लीजिए डिफिकल्ट शिफ्ट थी, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट में आपके 110 नंबर आए तो आप ये मत सोचिए कि मेरे 110 आए लेकिन टॉपर 180 मार रहा होगा, नहीं, टॉपर भी तब 140-150 के बीच में अटका होगा। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आपके लिए मुश्किल था वो तो सबके लिए मुश्किल था। तो वहां पे अपनी रैंक देखिए, रैंक से पता चलेगा आपको, परसेंटाइल से पता चलेगा कि आप कहां पर आ रहे हैं। परसेंटाइल में कहूंगा कि आपको 85% के प्लस रखनी है। ठीक है, 90 प्लस रहती है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आप कोशिश करें 85 के ऊपर ऊपर आपकी परसेंटाइल रहे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटाइल कहाँ पे लिख कर आता है, ये आपको चेक करना है कि परसेंटाइल आपकी 85 से प्लस रहे। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया आपकी रैंक टॉप 10% में रहनी चाहिए, टॉप 5%, 7% के अंदर आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ये दो चीजें आपको बताई कि आपने मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म करा है। स्कोर हमेशा नहीं बता पाता कि आपने कैसा परफॉर्म करा है, क्योंकि स्कोर तो डिपेंड करता है शिफ्ट कैसी थी, आपको कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इस शिफ्ट से आपको कितना फायदा होगा, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी रैंक देखेंगे, परसेंटाइल देखेंगे। तो रैंक परसेंटाइल चेक करा, रैंक आपकी टॉप 10% में और परसेंटाइल 85 प्लस। ठीक है, 90 प्लस होनी चाहिए, ये आपको टारगेट बनाना है कि 95 या 90 प्लस आपको परसेंटाइल अपनी करनी है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देते टाइम, जो आपको एंड में करना है, वो है अपना एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चनों को एक बार देखना है। जिन क्वेश्चनों में आपका देखिए यार सिंबल आता है ना ग्रीन वाला, ठीक है, मतलब आपने टाइम के अंदर अंदर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, इस क्वेश्चन को आपको नहीं देखना, इस क्वेश्चन को सिंपल हटा देना है। ठीक है, सेकंड ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको जिनमें आपने जरूरत से ज्यादा टाइम लिया, क्वेश्चन सही है, आपने आंसर सही करा है लेकिन आप जरूरत से ज्यादा टाइम लिया। आप एक बार पढ़ें क्या चीज ऐसी थी जो मैंने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करा तो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। चैप्टर में ऐसा है मुझे प्रॉब्लम आती है चैप्टर में, तो आपके पास टाइम है तो उस चैप्टर को अच्छा करें। ठीक है, अगर टाइम ज्यादा लेना है, क्योंकि टाइम कम लेना है ताकि वो क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया टाइम ज्यादा लेने के चक्कर में, इसको उन्हें भी तो अटेम्प्ट करना है ना मुझे, तो वो देखें टाइम मैंने क्यों ज्यादा लिया किसी क्वेश्चन में। थर्ड और फोर्थ नंबर में वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके गलत हैं और जो आपने अनअटेम्प्ट है। पहले देख गलत क्वेश्चन, गलत क्यों हुए, चैप्टर मुझे आता था तब भी मैंने गलत करा, सिली मिस्टेक है मेरी, तो उसे मुझे दिमाग में रखना है कि अगली बार जब मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं वो सिली मिस्टेक ना करूं। इसलिए मैं क्या करता था, एक पेपर ले रखा था मैंने, मेरे बेडरूम में लगा हुआ है, उसमें मैं लिख देता था कि अगली बार जब मॉक टेस्ट दूंगा तो ये चीजों पे ध्यान रखूंगा। मैं क्या करता था, एक पॉइंट में बना रखा था कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ूंगा। कभी कभी मैं करता क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड में पढ़ता ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, और जो पूछा है वो बताने जाए कुछ और बता के आ जाता था आंसर में। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ूंगा, ये लिख दिए, पॉइंट बना दे कि मेरी जो वीकनेस है वो मैं लिख दूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं मॉक दूं तो वो गलती तो ना करूं, दूसरी गलती हो रही है तो उसे मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन जो पहली गलती दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक ही गलती बार बार कर रहा हूं। ठीक है, तो वो जो गलती कर रहे हैं आप उसे नोट करें, वो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें। थर्ड पे आपको देखना है अनअटेम्प्टेड, फोर्थ पे आपका अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। अनअटेम्प्टेड क्यों है, मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा तो मैं उसे पढ़ूंगा। ठीक है, अभी मैं पीछे चैप्टर पे चल रहा हूँ और आगे वो चैप्टर है, मैं पढ़ने वाला हूँ फ्यूचर में उस चैप्टर को, मेरा प्लान है, तो मैं कोई नहीं, वो गलती जायज है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूंगा आगे तो वो चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा, तो वो कोई गलती नहीं है अनअटेम्प्टेड अगर इस वजह से है तो। ठीक है, गलत इस वजह से हुआ है कि अब वो चैप्टर आपको नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप आगे वो चैप्टर पढ़ेंगे तो धीमे धीमे अपना जो सिलेबस है वो भी कवर करते चलना है। बाकी ये जरूर देखना है कि जो मैंने पहले पढ़ रखा है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अगर उसमें भी गलती हो रही है तो वहां दिक्कत है, उसे सुधार करना है। कभी भी ऐसा ना करें मॉक टेस्ट देने के बाद सीधा हम आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ मॉक टेस्ट दे दिया, चलो दिन का जो एम था वो कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये ना करें। मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, कहाँ पे दिक्कत है, जो मुझे आता है वो भी गलत क्यों हो रहा है, मेरे अंदर क्या गलती आ रही है, मैं क्या सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, उनको दीवार पे जब लिख देंगे ना, 2-3 बार उन्हें पढ़ेंगे तो सिली मिस्टेक सच में सुधरती है। मैंने पर्सनली ये देखा, जब मैं मॉक टेस्ट देता था मेंस के तब मेरे साथ काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, मैं क्वेश्चन में जो पूछा है वो बताने जाओ कुछ और करके आ जाता था। सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक, जैसे मैंने बताया ना 8 5 40 की जगह 8 5 35 लिख दिया मैंने एक जगह, तो वैसी गलतियां तब इंप्रूव होती हैं जब आप उस चीज को नोट कर देंगे कि हाँ ये गलती तो आगे से नहीं करूंगा। ठीक है,
और जो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है, जिन चैप्टर में आपका प्रॉब्लम है, कोशिश करते रहे उन्हें सुधारते रहें, और डेली रिवीजन तो आपको करनी है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस ऐसे अच्छा होगा। और ये जो एनालिसिस बताया, अगर आप अच्छे से ईमानदारी के साथ 8 से 10 मॉक टेस्ट में भी ऐसा एनालिसिस करते हैं तो 100% बता सकता हूँ कि 10-12 नंबर आपका मॉक टेस्ट में इंक्रीज होने लग जाएगा। वो आपको पता कैसे चलेगा मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज हुए? वो आपको पता चलेगा परसेंटाइल से, आपकी ओवरऑल रैंक से। रैंक और परसेंटाइल जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट चल रही है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी आपका 130 नंबर आता है, लेकिन ये एनालिसिस करने के बाद भी आपका किसी मॉक टेस्ट में 120 नंबर आ जाए, फिर आप मुझे गाली देंगे कि भाई मेरा 120 ही नंबर आए। वो आपके 120 नहीं आए, आप परसेंटाइल देखिए, अपनी रैंक देखिए, वो तो इंप्रूव हुई है ना। वो मॉक टेस्ट मुश्किल है, आपको पता चले उस मॉक टेस्ट की वजह से एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन मिले, अगर वैसा एग्जाम आए तो 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिले तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे, 140 स्कोर हो जाएगा आपका। तो वो चीज़ें भी फैक्टर्स आप काम करते हैं। तो आपको हमेशा स्कोर पे रिलाय नहीं करना है, अपनी परसेंटाइल और रैंक भी चेक करनी है कि वो क्या रहती है मेरी, ठीक है। तो ये पूरी सारी बातें थी। बाकी आप मेरा स्कोर देख लिया होगा आपने, मैं यहाँ पे चल रहा होगा कितना स्कोर आया था मेरा, 166, 99%, 95 परसेंटाइल, ऐसी परसेंटाइल मेरी यूजुअली आती है। 90 परसेंटाइल से नीचे यूजुअली मेरी नहीं जाती है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। बाकी आपने मेरा स्कोर देख ही लिया होगा कितना रहता था। 140 से नीचे मेरा स्कोर नहीं जाता, 140 प्लस ही रहता है, चाहे कैसी भी शिफ्ट हो। बाकी 166, 170 तक भी मेरा स्कोर जाता है। वो डिपेंड करता है कि शिफ्ट कैसी है, ठीक है। ये सब आप भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्योंकि मैं देखो खुद मानता हूँ मैं बहुत एवरेज टाइप का स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं एफर्ट डाल के ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी मुझसे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पर विश्वास रखना है, और हमेशा ये दिमाग में रखना है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ताकि आप किसी को भी देख रहे हैं ना, क्योंकि ये होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम दूसरे को देखते हैं, उसके 70 नंबर आ रहे हैं, 180 नंबर आ रहे हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार इतना कंपटीशन हमारा कैसे होगा, है ना। और हम जब दूसरे को देखते हैं, एक वो लड़का जिसके 110, 120 नंबर आ रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं, तब मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई बहुत अच्छा आ रहा है, हम तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझसे नीचे भी लोग हैं। तो हमेशा ही होता है, जब आप मोटिवेट होंगे तो दूसरा डिमोटिवेट होगा, और जब दूसरा डिमोटिवेट होगा तब आप डिमोटिवेट होंगे। तो ये हमेशा चलता रहेगा। बस ये समझते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखें, और लगे रहे कि मुझसे जरूर हो जाएगा, ठीक है। ये समझे कि एक सीट तो मेरी कंफर्म है, बाकी दुनियादारी देखे उनका होगा नहीं होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, चाहे दूसरा रखे ना रखे, दूसरे को लगता हो आपका नहीं होगा, लगने दो। आपको लगना चाहिए कि भाई मेरा होगा, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहनी है, ये नहीं सिर्फ अंधा विश्वास करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है, उतने प्रयास भी उसके लिए करने हैं आपको। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। बाकी आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।